जैसे ही सूरज मैकॉम अलाबामा के क्रीज्ड स्काईलाइन के नीचे डूबा, लंबी छायाएं जो नींद से भरे घरों के बरामदों में नाच रही थीं, मासूमियत और अन्याय की कहानी सामने आने लगी। 1935 की गर्मियों ने अपने साथ बदलाव की गूंज भरी गर्मी लाई थी। इस छोटे से शहर की सड़कों पर गूंजने वाले पूर्वाग्रह की फुसफुसाहट को बढ़ाया। यहाँ दो बच्चों, स्काउट फिंच और उसके बड़े भाई जेम का जीवन मानवीय अनुभव के कुछ सबसे गहन विषयों, करुणा, नस्लीय असमानता और मासूमियत के नुकसान से जुड़ा हुआ है। हमारी कहानी फिंच के घर से शुरू होती है, जहाँ ताज़े पके हुए कॉर्नब्रेड की खुशबू हवा में भर गई है, जो तले हुए चिकन की मनमोहक सुगंध के साथ मिल गई थी। स्काउट, एक 6 वर्षीय उत्साही जो एक अतृप्त जिज्ञासा से ग्रस्त थी, रसोई में मेज़ पर बैठी थी। उसके पैर उसके नीचे एक प्राचीन घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। वे हमेशा जिज्ञासु रही थी, अपने आसपास के माहौल पर सवाल उठाती रहती थी। चमकीली चौड़ी आंखों से उसने अपने पिता एटिकस फिंच की ओर देखा, जो एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान वकील थे। एटिकस, उसने एक शाम पूछा। उसकी आवाज़ में वह गंभीरता थी जो केवल एक बच्चे में ही हो सकती है। लोग दूसरों के साथ उनकी त्वचा के रंग के कारण अलग व्यवहार क्यों करते हैं? एटिकस, जो अपने बच्चों के लिए ताकत का स्तंभ था, अपने उत्तर पर विचार करने के लिए रुका। वह समझ गया कि स्काउट का सवाल केवल नस्ल के बारे में नहीं था, बल्कि मानवता की मौलिक प्रकृति के बारे में था। ठीक है स्काउट, ये अक्सर डर होता है जो लोगों को अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। वे उस चीज़ से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते, उसने जवाब दिया। एटिकस के शब्दों में ज्ञान दक्षिणी गर्मियों की घनी नमी की तरह हवा में लटका हुआ था, जिससे स्काउट चिंतनशील हो गया। उसी रात वह अपने बचपन की पैचवर्क रज़ाई के नीचे सो गई। काल्पनिक रोमांच से भरे सपने जो जल्द ही मैकॉम की कठोर वास्तविकताओं से टकराने वाले थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, समुदाय में तनाव का एक आवरण छा गया, जो टॉम रॉबिन्सन के इर्द गिर्द केंद्रित था। एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर एक श्वेत महिला, माइला इवेल, के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया गया था। स्काउट और जेम अपने दोस्त डिल के साथ खुद को एक रहस्य में उलझा हुआ पाते हैं, जो इन्हें मॉकिंग बर्ड की पुकार की तरह बुलाता है। सुंदर, फिर भी इसके आसपास की दुनिया के दुखद रूप से खराब हो गया है। बच्चों की आत्माएं साजिश से भर जाती हैं। उन्होंने अपने भूतिया पड़ोसी बू रैडली की छाया में खेलते हुए अनगिनत दोपहरें बिताईं। उसे उसके एकांत जीवन से बाहर निकालने के लिए साहसी योजनाएं बनाईं। एक गर्मियों की शाम उनकी जिज्ञासा बढ़ गई जब उन्होंने मैकॉम वयस्कों के बीच धीमी बातचीत सुनी। एक मुकदमा क्षितिज पर था, एक ऐसा जो शहर के गहरे जड़े हुए पूर्वाग्रहों और न्याय और अन्याय के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करेगा। जैसे जैसे मुकदमा नजदीक आता गया, एटिकस टॉम रॉबिन्सन के बचाव पक्ष के वकील के रूप में खड़ा हुआ। नस्लवाद और सामाजिक अपेक्षाओं के घूमते तूफान के बीच नैतिकता का एक प्रकाश स्तंभ। मुकदमे के दिन न्यायालय दर्शकों से भरा हुआ था, जो इस नाटक को देखने के लिए उत्सुक थे। एटिकस ने इस सिद्धांत को मूर्त रूप दिया कि हर व्यक्ति को एक उचित अवसर मिलना चाहिए। जब बच्चे बालकनी से देख रहे थे तो वे अपनी सांस रोके हुए थे। उस पल के वजन से मंत्रमुग्ध थे। उनके बचपन की जटिल टेपेस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुकदमे के दौरान स्काउट की युवावस्था की मासूमियत दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से टकराती रही। वह उस पूर्वाग्रह को समझने के लिए संघर्ष करती रही जिसने टॉम को एक राक्षस के रूप में चित्रित किया, जबकि सबूत उसकी मासूमियत की ओर इशारा कर रहे थे। न्यायालय एक मंच और युद्ध का मैदान दोनों बन गया, जहां एक निर्दोष व्यक्ति का भाग्य अधर में लटका हुआ था। स्काउट को पता नहीं था कि उसकी मासूम टिप्पणियों और सवालों में मानव स्वभाव और नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण सत्य को
उजागर करने की शक्ति थी। कार्रवाई के दौरान एटिकस ने एक सम्मोहक मामला पेश किया जिसमें ईवेल्स की दोषपूर्ण गवाही और अंतर्निहित सत्य को उजागर किया गया था, जिसने अपराध की कहानी को आगे बढ़ाया था। फिर भी न्याय के लिए उनकी भावुक दलीलों के बावजूद फैसला आया। टॉम रॉबिन्सन को दोषी पाया गया। उस पल में विश्वासघात के बोझ तले बच्चों के दिल टूट गए। स्काउट की दुनिया के बारे में मासूम नज़रिए को चुनौती दी गई और मॉकिंगबर्ड, शुद्धता का प्रतीक, पूर्वाग्रह के कुचलने वाले वजन के नीचे बिखर गया। इसके बाद के हफ्तों में बच्चों ने अपने समाज की कठोर वास्तविकता से जूझना शुरू किया। उन्होंने मुकदमे के नतीजे को देखा, जिस तरह से डर गुस्से में बदल गया और कैसे उस गुस्से को अक्सर सबसे कमज़ोर लोगों पर गलत तरीके से निर्देशित किया जाता है। एटिकस एक लक्ष्य बन गया। उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी रहा, सहानुभूति और समझ के गुणों को अपनाता रहा। एक भाग्यशाली रात जब स्काउट और जेम बिस्तर पर लेटे थे तो उन्हें शहर की दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, बकबक, बहस और दर्द की गूंज की एक सिम्फनी। यह उस खामोशी में था जो एक कपटी दुनिया की आवाज़ों से बुनी हुई थी, जहां स्काउट को एटिकस के सबक याद थे। अगर कोई किसी व्यक्ति को सही मायने में समझ सकता है तो वह उसके दिल का सार समझ सकता है। जैसे जैसे गर्मी खत्म होती गई, बू रैडली का भूत जीवन से भी बड़ा होता गया। बच्चों का अपना एकांत प्रिय पड़ोसी के प्रति आकर्षण, दयालुता और सुरक्षा की गहन समझ में बदल गया। एक ऐसी रात जिसने उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। बू प्रकट हुआ, एक शांत अभिभावक जिसने छाया से उन पर नजर रखी थी। उनके सौम्य स्वभाव ने मॉकिंगबर्ड रूपक को जीवंत कर दिया। यह विचार कि सच्ची अच्छाई अक्सर उन लोगों में रहती है जिन्हें गलत समझा जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। अंत में टू किल अ मॉकिंगबर्ड नस्लीय अन्याय की कहानी से कहीं अधिक है। ये लचीलेपन, सहानुभूति और मासूमियत से समझ तक की यात्रा पर एक मार्मिक प्रतिबिंब है। मैकॉम के बच्चे पूर्वाग्रह की छाया से उभरे, अपने अनुभवों से प्रबुद्ध हुए और अपनी दुनिया को विभाजित करने वाली खाई को पाटने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। स्काउट अपनी अटूट जिज्ञासा और उग्र भावना के साथ अपने पिता की बुद्धिमत्ता की प्रतिध्वनि को भविष्य में ले गई, जो उसने देखी गई अन्याय को चुनौती देने के लिए तैयार थी। जब वह उस गर्मी के बारे में सोचती है तो मॉकिंगबर्ड की आत्मा उसके दिल में जिंदा रहती है, जो विभाजन से भरी दुनिया के बीच मानवीय करुणा की सुंदरता की एक स्थायी याद दिलाती है। स्काउट की आंखों से हम न केवल समाज की कमियों को देखते हैं, बल्कि मासूमों के दिलों में छिपी उम्मीदों को भी देखते हैं, जो सुनने, सीखने और सही के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़े। मैकॉम की कहानी और सीखे गए सबक हमेशा उसके लोगों की याद में गूंजते रहेंगे, एक कालातीत प्रतिध्वनि जो आने वाली पीढ़ियों को न्याय और समझ का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है।